हमारे शहर में 250 मशीनें लगी होंगी तो 250 लोगों को पकड़ना बहुत नामुमकिन सा है। लेकिन यदि उनकी जगह जब 15-20 मशीनें लगी होंगी तो उनको पकड़ना ज़्यादा आसान, उनको कवर करना ज़्यादा आसान हो सकता है सीएमओ के लिए भी। दूसरा यह है कि उन डॉक्टरों को जिसके यहाँ भी पकड़ा जाए, क्योंकि कोई महिला गवाही देने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन उस कानून को यह सोचना होगा कि हम उन पर शिकंजा कसने के लिए क्या करें। उसके लिए जो मैंने एक विधि अपने हिसाब से ईजाद की है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसका एक तरीका जो मैंने निकाला, इन लोगों से हर महीने रिपोर्ट्स मांगी जाती हैं, लेकिन उन रिपोर्ट्स में अगर ये मांगा जाए कि जो भी आपके यहाँ महिला, स्पेशली जो प्रेग्नेंट महिला की आप अल्ट्रासाउंड करेंगे वो बिना किसी लेडी डॉक्टर के पर्चे के नहीं करेंगे। नंबर 2, उस महिला का नाम और पता और उसका कितना बड़ा साइज है वो उसमें लिखेंगे, उसके आगे डायग्नोसिस लिखेंगे। चौथा ये अवश्य लिखेंगे कि उसके बच्चे कितने हैं और पहला बच्चा कौन सा है। मेरा अपना अनुभव ये है कि 90% एबॉर्शन सेकंड बच्चे की डिलीवरी के समय में वो लड़की होती है तो मारी जाती है, लेकिन यदि लोगों का पहला लड़का हो जाता है तो लोग इस चक्कर में ना के बराबर पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा चक्कर में वो लोग पड़ते हैं जिनकी पहली बेटी हो चुकी होती है या 2 बेटियां होती हैं, वो इसके चक्कर में पूरी तरह से लगता है चाहे जो कुछ खर्च होने को तैयार हो। तो यदि हमें वहाँ से ये रिपोर्ट मिल जाती कि पहले 1 या 2 लड़कियाँ थी तो उन लोगों पर हम गोला बना सकते हैं। उसके बाद में जितने नर्सिंग होम्स हैं जहाँ पर भी एबॉर्शन किए जाते हैं वहाँ से भी हम लोग रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट के साथ में यदि ये लागू हो जाए कि उनके यहाँ जो वो किया है एबॉर्शन उसका साइज क्या था, उसका पहला बच्चा लड़की था या लड़का था, उसकी पहले की स्थिति क्या थी और उसकी घर की स्थिति क्या थी, यदि ये पूरी बातें आती हैं तो हमें महीने में 8, 10, 15 जो भी केसेस हैं उन पर हम गोला बना करके छानबीन कर सकते हैं कि उसका जो एबॉर्शन हुआ ऐसा तो नहीं इसकी लड़की हो इसलिए मारी गई हो। क्योंकि इसमें जो कानून बनाया गया है एमटीपी का, उसमें भी एक खामी ये है, लेकिन उसके साथ जो कानून है उसका पालन नहीं किया जा रहा। उसमें है कि 20 वीक तक के बच्चे की एबॉर्शन किया जा सकता है, 12 तक कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन 12 और 20 के बीच में यदि एबॉर्शन होता है तो उसमें कम से कम 2 लेडी डॉक्टर की सहमति आवश्यक है, लेकिन इन चीज़ों का कहीं भी पालन नहीं किया जा रहा है। यदि उसमें ये कर दिया जाए कि क्योंकि अधिकतर जो ये वाले केसेस होते हैं एसडी वाले सेक्स डिटरमिनेशन के, इनके साइज 16 से 20 वीक के होते हैं, यानी कि उनका जो भी एबॉर्शन किया जाएगा उसमें 2 डॉक्टर की उसमें सहमति आवश्यक होगी। उसमें यदि एक नियम बना दिया जाए कानून के अंदर कि जो सेकंड लेडी डॉक्टर होगी या डॉक्टर होगा वो सरकारी बड़े अस्पताल का चाहे मेडिकल कॉलेज या डॉक्टरी अस्पताल की अध्यक्ष होगी, तो 2 तरह की अलग अलग एजेंसी मिलेंगी तो बेईमानी की गुंजाइश और दौड़ भाग की कमी आ जाएगी। ये मेरे 2-3 सुझाव थे। मैं अपने साथ में आपको चौंकाने वाले कुछ वो लेकर के आया हूँ, वो देखिए आप। पीएमडीटी का है। सबसे पहले पार्लियामेंट ने 20 सितंबर 1994 में पास किया था। ये फोर्स में लागू हुआ 1 जनवरी 1996। ये किया गया था कि किसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी अगर किसी में पाई जाती है या कहीं पर भी अंदर का दोष कोई जेनेटिक दोष पाया जाता है उसके लिए करने के लिए पाया गया था। किसी में हेरिडिटरी प्रॉब्लम है उसके लिए ये किया गया था, लेकिन वो तो सब किनारे हो गया और हो गया दूसरी तरीके से इसका यूज। इसमें अपने उत्तर प्रदेश की जो पूरे इंडिया में सबसे टॉप पर जो है वो है पंजाब और हरियाणा। इस समय पंजाब की जो इंडिया की पोजीशन से पंजाब की पोजीशन कहीं नीचे है। इंडिया में नॉर्मल वैल्यू जो है वो 927 महिलाएं 1000 लड़कों के मुकाबले, ये 0 to 6 पॉपुलेशन पर है। पंजाब में वो है 798 और हरियाणा में है 819। साफ जाहिर है कि ये दोनों, क्योंकि इनके यहाँ जो पता चला है वो ये है कि इनके छोटे छोटे कस्बों में भी इसका प्रचलन शुरू हो गया है। और प्रचलन का कारण सबसे बड़ा ये है कि वहाँ के डॉक्टर ने अपनी मोबाइल टीम्स बना ली हैं
जो हफ्ते में एक दिन छोटे छोटे कस्बों में जाती हैं और जा करके ये काम करके आ जाती हैं। इसलिए वहाँ पर ये चीज़ें शीर्ष पे पहुँच गई। मज़े की बात ये है कि जो सबसे ज़्यादा संपन्न शहर हैं हमारे, जहाँ पर मीडियम क्लास पॉपुलेशन जो बीच वाली है, जिनके पास में ना कम पैसा है ना बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वही इन्वॉल्वमेंट में पढ़े लिखे लोग और समझदार लोग। सबसे अच्छी स्थिति है जो आपकी वो छत्तीसगढ़ और झारखंड की है। छत्तीसगढ़ में 975 हैं 1000 के मुकाबले, और झारखंड में 965। कोई खास बात नहीं 1000 के मुकाबले। इसका मतलब जो हमारे थोड़े से बैकवर्ड इलाके हैं वहाँ पर पोजीशन खराब नहीं है, पोजीशन खराब हमारे यहाँ ही। यूपी में हमारे यहाँ पर जो अच्छी पोजीशन है वो बहराइच 970, सिद्धार्थनगर 964, बलरामपुर 961 1000 के मुकाबले। मतलब जो बैकवर्ड सिटी है हमारे, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। लेकिन हमारे यूपी में बाकी जो थोड़े से हायर स्टेटस के हैं, बागपत 850, गाजियाबाद नोएडा 854, मेरठ 857, मुजफ्फरनगर 859, कानपुर हमारा 6वें नंबर पर है 869, 869। लेकिन कानपुर में भी है, शहर के अंदर जो है और पोजीशन खराब है, और शहर के अंदर है 841। ये आप 2002 का बता रहे हैं, 2002 का बता रहे हैं। 2001 सेंसस से ये लास्ट वाली नौकरी के लिए करंट और 941 ये 3 विधियाँ निकाली गई थी जो अभी भी पूरे संसार में विधियाँ सेक्स डिटर्मिनेशन की हैं, वो 3 है, सिर्फ अल्ट्रासाउंड नहीं, 3 विधियाँ हैं। एक है कोरियोनिक विलाई बायोप्सी, दूसरी है एमनियोसेंथेसिस और तीसरी है अल्ट्रासाउंड। चूँकि पहले की 2 विधियाँ हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफेक्ट ये थे कि उनमें साइड इफेक्ट ज़्यादा थे, और वो किसी अच्छी एजेंसी में या पैथोलॉजी लैब में ही हो सकती थी। इसलिए उनको दरकिनार करके सबसे आसान हो गया अल्ट्रासाउंड, और इसलिए अल्ट्रासाउंड ही सबसे ज़्यादा प्रभावी हो गया धीरे धीरे। इसमें जो बताया गया है वो ये है कि आगे जाकर के अगर यही हालत रही तो इसमें होंगी कि महिलाओं के ऊपर हर तरीके का दबाव बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेंगी उनके ऊपर, बच्चों का स्वास्थ्य को प्रभावित होगा, महिलाएं कम होती चली जाएंगी, लड़कियों महिलाओं के पाने के लिए अपराध और बढ़ेंगे। जितने भी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं वो होती चलेगी। हमें मिल करके अगर काम करना है तो मैं दोबारा से वही रिपीट करूँगा कि हम अपनी एक टीम बनाएं। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड मशीन पर ये दबाव डालें कि वहाँ जो भी उसी डॉक्टर को रजिस्टर्ड किया जाएगा जो हाईली क्वालिफाइड होगा और अपनी पूरी तरह से रिपोर्ट देगा। जो भी रिपोर्ट में कोताही बरतेगा या कोई भी हमारी जो भी टीम वहाँ पर जाएगी अगर उससे वार्ता नहीं करने देगा तो हम उसका रजिस्ट्रेशन दर्ज कर देंगे। दूसरा दबाव उन नर्सिंग होम पर और उन लोगों पर जो बड़े साइज के एबॉर्शन कर रहे हैं, स्पेशली 16 से 20 साइज के जो भी एबॉर्शन हो, तो प्रभावी कदम उठा सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपने को बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो यहाँ पर आए और अपनी बातों को हमारे समक्ष रखें। लाखन सिंह जी। माननीय भगवान सिंह जी, विधायक अवधेश अग्रवाल जी, डॉक्टर अग्रवाल, भाई बुजुर्ग साधारण चिंतक भाई रघुनाथ सिंह जी, सबका मैं पहले बहुत धन्यवाद करता हूँ। आने पर हमारी संस्था के तत्वाधान में विभिन्न कार्यक्रम किए जाते रहे हैं। आज भ्रूण हत्या में जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में आपको कुछ थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा कि आज भारत में स्त्री पुरुष अनुपात से सरकार को चिंतित कर दिया है।
पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ जिलों में 20,000 पुरुषों की महिलाओं की संख्या तेजी से गिर रही है। इस क्रम में 2001 की गणना के भयानक परिणाम सामने आए। जनसंख्या विशेषज्ञों और समाज विज्ञानियों के मुताबिक महिलाओं की गिरती संख्या के पीछे भ्रूण हत्या की प्रमुख कारण नहीं है, बल्कि अत्यधिक तकनीक से लैस निजी क्लिनिकों में होने वाले सेक्स सिलेक्शन भी कम उत्तरदायी नहीं है। 21वीं सदी के शुरुआती 5 वर्षों में स्त्री अनुपात में बहुत तेजी से गिरावट आई है, जिससे सरकार सहित तमाम गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने इस ओर गंभीरता से सोचना शुरू किया है। सरकार और गैर सरकारी संगठनों ने संयुक्त रूप से यह पाया है कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट PR में कन्या भ्रूण हत्या को अंजाम दिया जा रहा है। आज अधिकांश भारतीय परिवार पुत्र मोह से उबर नहीं पा रहे। ऐसे परिवार में उनके ही घर महिलाओं का दर्जा इससे तय होता है कि बेटे की मां है या बेटी की। ऐसे लाखों परिवारों के लिए चिकित्सीय तकनीक मुंह मांगे वरदान की तरह साबित हुई है। चिकित्सक पहले ही बता देते हैं कि उन्हें बेटा होगा या बेटी। नतीजतन बेटी के प्रति अनिच्छुक दंपत्ति आसानी से गर्भपात कर देते हैं। 20वीं सदी के अंत में ही लिंग बताने वाले क्लिनिक और तमाम परीक्षण सुविधाएं महानगरों में ही नहीं, छोटे छोटे शहरों व कस्बों में कोकुमुत्तों की तरह खुल गए। पुत्र मोह से ग्रसित परिवार और तकनीक के खतरनाक ऋण से लाखों कन्या भ्रूण अपनी माँ की कोख में ही खत्म हो जाते हैं। प्रेनेटल जेंडर प्रेगनेशन उपजे गंभीर खतरे देगी। सरकार की डायरेक्टिव टेक्निकल एक्ट 1994 संशोधन को बाद किया है। सन 2002 में इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने के दिशा निर्देशों के आधार पर संशोधन किया। इस संशोधन में बच्चे का लिंग आधार चयन गलत ठहराते हुए अपराध की श्रेणी में लाया गया है। पिछले 5 वर्षों में कन्या भ्रूण हत्या के मामले में जिस तरह से तेजी देखने में आई है, उससे महिला जनसंख्या के मोर्चे पर देश एक खतरनाक मुकाम पर पहुंच रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुरुषों की तुलना में स्त्री अनुपात लगातार गिर रहा है। जाहिर है कि स्त्री पुरुष अनुपात में आया अंतर एक बड़े खतरे की घंटी है। सवाल है क्या भ्रूण हत्या के संकट से वेबसाइट में और गहरा दिया है। पंजाब का एक दूसरा जिला है 875 और 2001 में 793। हरियाणा में कुछ 902, 889 और 8820। दिल्ली में 996, 831, 865। गुजरात में 950, 928, 878। हिमाचल प्रदेश में 971, 951 और 897। उत्तर प्रदेश में 935, 928, 916। महाराष्ट्र में 956, 945, 917 और मध्य प्रदेश में 970, 952 और 931। इस तरह से ये भारत के 491 जो जिले हैं उसमें पिछले 4 वर्षों में 2 से लेकर 3% तक बराबर गिरावट आ रही है। अब 6 साल की लड़कियों की संख्या जिले वाइज 800 से कम है। वो ऑल इंडिया में जिले हैं 16। 850 के बीच में वो 33 जिले हैं और 850 से 899 के बीच में 72 जिले हैं और 949 के बीच में 213 जिले हैं और 950 से 999 के बीच में 245 जिले हैं। केवल 12 जिले ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से कुछ अधिक है, वो भी मामूली से। उपरोक्त 491 जिले में 800 और सबसे कम जनसंख्या जो है वो 2 जिले हैं। सबसे कम जनसंख्या वाले जो है फतेहगढ़ साहब और ये है आपका पंजाब में और पटियाला है हरियाणा में। इसकी 760। लिंग भेद की आर्थिक के साथ जोड़ा जा सकता है। लिंग भेद के क्षेत्र में आर्थिक स्तर से साथ ही नहीं जोड़ा सकता है। उदाहरण केरल में महिलाओं की संख्या पंजाब से बेहतर है और दूसरी तरफ पंजाब जैसे समृद्ध प्रांत की संख्या राष्ट्रीय स्तर से कम है। वास्तव में इसका मुख्य कारण कुछ सत्तात्मक ढांचा है जिसमें विभिन्न कारणों से खुद की कामना गहरे स्तर तक समाई गई। महिलाओं लड़कियों की गिनती के कुछ और भी कारण हैं। इन कारणों में से कुछ निम्नलिखित हैं। छोटी लड़कियों की विभिन्न ढंगों से अवहेलना करना जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रसव के दौरान महिलाओं की भारी संख्या में मृत्यु होना, जन्म के बाद लड़कियों को मार देना, भ्रूण हत्या, परिवार की सदस्य की गिनती की हालत में लड़कियों की जिक्र न करना, नई पीढ़ी तकनीक का परंपरा के अनैतिक संबंध,
70 के दशक में जन्म की जुड़ी विभिन्न तकनीकों जैसे सोनोग्राफी आदि अब देश गर्भावस्था में दौरान भ्रूण के विकारों की जानकारी प्राप्त करना था। इसका इस्तेमाल अपने उद्देश्य से हटकर भ्रूण के लिंग जानकारी प्राप्त करने, उसके बाद भ्रूण बालिका को उसे गर्भपात में समाप्त कर देना है। परंपरागत तकनीकों के अनैतिक संबंध बेशक बालिका वध या फिर विभिन्न ढंगों से उसे मारने के लिए छोड़ दिया जाना हमारे देश में नई बात नहीं है, क्योंकि फिर भी प्रसव नैदानिक तकनीकों तथा प्रजनन से जुड़ी तकनीकों की गलत प्रयोगता बालिकाओं की गिर रही संख्या के बीच गहरा संबंध है। कोई भी तकनीकी सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक संदर्भों के बीच में इस्तेमाल की जाती है। बेशक प्रजनन से जुड़ी ये तकनीकें यह दावा क्यों न करें कि यह उन दंपतियों को बच्चा प्राप्त करने की मदद करती है जिससे यह कोई बच्चा नहीं होता है, परंतु वास्तव में इन तकनीकों को अधिकतर बेटा प्राप्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि डॉक्टर विभूत पटेल का पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द मिसिंग गर्ल इन इंडिया में कहना है कि हमारे देश में प्रसव नैदानिक तकनीक इतनी सस्ती हैं कि आम आदमी भी इन सेवाओं को प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर आशीष बोस के अनुसार गिर रही लिंग अनुपात के लिए परंपरा और तकनीकों के अनैतिक गठबंधन को भी जिम्मेदार उठाया जा सकता है। बालिकाओं के गिर रहे लिंग अनुपात का दूसरा मुख्य कारण बालिकाओं की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति भी रहा है। विज्ञान जहाँ प्रकार में कोर्स किया जाती है बेटे धार्मिक तौर से प्रभाव की घटना से जाता है, गाँव उसे भेद भाग दिया जाता है, उनका क्या नहीं वह अपनी इच्छा से बच्चा बना सकते, नहीं चाहे घर से मनाई कर सकती। बाल का अध्ययन के रहते हुए विदेश में 18 सालों छोटी सी उम्र में शादी कर दिया जाता है। उन्हें छोटी उम्र में भी गुजारा करना पड़ता है और अक्सर घरेलू हिंसा यौन शोषण का शिकार होती है। उनका संपत्ति में कोई अधिकार नहीं। घरेलू कामों की कोई कीमत नहीं आती जाती। महिला के विरुद्ध विडंबना यह नहीं है कि वह सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों की शिकार है, बल्कि कानूनी स्थिति भी उनके पक्ष में नहीं है। विभिन्न पर्सनल को राजनीतिक और धार्मिक नेता अपने विश्वास और धंधे की हिम्मत नहीं कर पाते। तलाक हो जाने पर अक्सर सभी धर्मों में अर्जित की गई संपत्ति पुरुष को मिलती है। महिलाओं का खर्चे का कानून भी कमजोर है। अगर कुछ कानूनी महिलाओं के पक्ष में भी हैं तो वह उन अधिकारों को या तो विभिन्न दवाओं के चलते उनका इस्तेमाल नहीं कर पाती या फिर पेचीदा प्रक्रिया के कारण प्राप्ति नहीं कर पाती। गर्भ रोगों साधन कानूनी नहीं बल्कि सरकारी नीतियाँ भी महिलाओं के पक्ष में नहीं है। उन्हें जनसंख्या नियंत्रण का सुगम तरीका बना दिया गया। उनके शरीर पर विभिन्न गर्भ रोग साधनों का प्रयोग किया जाता है। जो बच्चों की परिवार की धारणा आदि महिलाओं की शिकार हो रही है, क्योंकि परिवार में बेटा तो चाहिए और पहला बच्चा बेटी होने की स्थिति में उसे टेस्टों की मजबूर किया जाता है। और अगर फिर भी गर्भ बेटी हो महिला को उसके स्वास्थ्य यहाँ तक कि उसके जीवन को खतरा होने पर भी लिंग आधारित गर्भपात के लिए या असीधे तौर पर विवश किया जाता है या फिर सामाजिक सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के कारण अपने आप को इसके लिए प्रस्तुत कर देती है। स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाएं जैसे पंचायत निगम आज की सदस्यता के लिए बहुत सारे राज्यों में 2 बच्चों ज़्यादा के माता पिता चुनाव के लिए खड़े हो सकते। ऐसी स्थिति में महिलाओं को लिंग आधारित गर्भपात करना पड़ता है, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान या स्वास्थ्य की कीमत क्यों चुकानी। गर्भ का चिकित्सीय समापन या लिंग निर्धारित गर्भपात। गर्भ का चिकित्सीय समापन तथा लिंग निर्धारित गर्भपात का भी आपसी संबंध है, परंतु इस सिर्फ लिंग निर्धारित गर्भपात को ही अनैतिक मानते हैं। यह गैर कानूनी भी है, परंतु जहाँ तक गर्भ के चिकित्सीय समापन के कानून का प्रश्न है, यह महिलाओं ने मुश्किल से पाया है और यह सामाजिक व्यवसायिक जिसमें चाहे गर्भ चाहे वह बलात्कार का परिणाम हो चाहे वैवाहिक बलात्कार, इसको हमारा कानून बलात्कार भी नहीं मानता है। के कारण है वो जहाँ पर महिलाओं का अपने साथी से गर्भ रोग के साधन को इस्तेमाल के लिए कहना ही गलत माना जाता है। यदि ऐसे कारण मौजूद है कम से कम गर्भपात बल्ब सुरक्षित गर्भपात का हिसाब वो महिलाओं को होना ही चाहिए। लिंग निर्धारित गर्भपात किस समाज की ओर जाएगा? लिंग चयन निर्धारित गर्भ एक ऐसे समाज की ओर ले जाएंगे जहाँ लड़कियाँ नहीं रहेंगी, जिससे मानवीय जाति को आगे बढ़ाया जा सके। जिन बेटियों की प्राप्ति के लिए जन्म से पूर्व लड़कियों को काट किया जा रहा है या वो खुद अपराधी बन जाएगा या फिर अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं बढ़ेंगी।
मुख्य जो जो है जैन तथा लिंग आधारित गर्भपातों को मात्र महिलाओं मुद्दा नहीं समझकर इसे मानवीय अधिकार और विकास के मुद्दे के रूप में देखना होगा। इसके लिए महिलाओं का सशक्तिकरण तथा लिंग समानता के लिए समाज के सभी वर्गों को संवेदन करने के लिए सभाएं पाठशालाएं आदि आयोजन करना, दहेज घरेलू हिंसा अन्य महिला विरोधी सामाजिक कानूनी बुराइयों को विभिन्न माध्यमों द्वारा समाप्त करने के लिए अभियान चलाना, गायक लड़कों की नीति से आने वाले समाज का चित्रण विभिन्न माध्यमों से करना, गर्भ का चिकित्सा नैदानिक तकनीकों तथा लिंग चयन तकनीकों को प्रदान के बारे में जानकारी फैलाना, विभिन्न माध्यमों द्वारा लिंग विरासत गर्भपातों के प्रभाव बताना, गलत प्रयोगों के द्वारा आने वाले समाज पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा, लिंग चयन नैदानिक तकनीकें नियम को सशक्त से लागू करवाना, सरल भाषा में साहित्य निकालना, महिलाओं से जुड़े अन्य कानूनों को पालन करवाना, जजों जिला और अटॉर्नी पुलिस कर्मचारी अधिकारी मानवीय अधिकारियों से जुड़े एक्टिविस्टों महिला संस्थाओं को समुचित अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, डायलॉग केंद्रों से रिकॉर्ड को समय से चेक करना, केंद्रों के पंजीकरण से जुड़े कामों को तीव्रता शिकायतों पर कार्रवाई करना, जनसंख्या नीति तथा बच्चों के परिवार जैसी धारणाओं को करवाना, विभिन्न माध्यमों द्वारा आम जनता को सोचने का ढंग बदलने की कोशिश के लिए सेमिनार आदि का आयोजन। इन सभी पर जब आम चर्चा होगी, जगह जगह चर्चा होगी और मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसमें बराबर इसका मतलब वो किया जाएगा, तभी इसमें हम लोग सार्थकता की को बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मंच पर बैठे नेतागण, देवियों और सज्जनों, काफी समय से एक बुनियादी सवाल पर बहस चल रही है और ये जहां अनुपात हमारे हिंदुस्तान से भी ज़्यादा बिगड़ गया, जापान को ले लो, हांगकांग को ले लो, ये कई ऐसे देश हैं जहाँ की अनुपात इससे ज़्यादा। आखिर ये क्यों हो रहा है? कोई भी हम उस देश में रहते हैं जहाँ हिंसा का बहुत प्रतिरोध है, माँ बाप ही हिंसा कर रहे हैं, आखिर क्यों? माँ जिसके पेट में बच्चा है वो भी जा रही है कि अगर लड़की है तो निकल जाए तो अच्छा है, बाप ये चाहता है कि निकल जाए तो अच्छा है। आखिरकार ये परिस्थितियाँ आई। अभी नीलम चली गई, नीलम कह रही थी कि इसके जन्मदाता हम क्षत्रिय लोग, ठीक कह रहे हैं। ये वर्चस्व की लड़ाई जो होती है, ये समाज जो पुरुष वर्चस्व से संचालित होता है, तो उसमें एक राजा दूसरे राजा जाके आप समर्पण करें बेटी देने के लिए, इसलिए बेटी ना हो हमारा सम्मान। इसलिए ये इस तरीके की घटनाएं उस समय राजस्थान जहाँ राजघराने थी होती थी। आज ये रोग नीचे तक चला गया। मैं जिस इलाके में रहता हूँ, मैं माओं की बात कहता हूँ, पुरुष को तो ये कहा जा रहा है कि खूब करा रहा है, घूमना क्या है। मैं उन माओं का उदाहरण दूंगा। मेरे सामने प्रचंड उदाहरण है कि जब मैं इंदिरा नगर में जहाँ रहता हूँ, अगर लड़का नहीं पैदा हुआ तो लगातार जुआ खेलते रहे और 6-6, 7 साल लड़कियाँ पैदा हो गई। एक लड़का पैदा करने के लिए 7 लड़कियाँ पैदा हो जाना और तब भूख क्रांत हो जब एक लड़का हो गया। आखिरकार क्या है? आखिरकार ये क्या है? इसके अगर पत्तों में आप जाएंगे, जालों में जाएंगे, तो ये काम हल होने वाला नहीं है। इसकी मूल समस्या क्या है? समाज में जो विषमता बढ़ रही है। डॉक्टर लोहिया ने जब सप्त क्रांतियों की बात की थी, हेलेंसिकी में जो विश्व के समाजवादियों का सम्मेलन हुआ, उसमें डॉक्टर लोहिया हिंदुस्तान को नहीं एशिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन्होंने सप्त क्रांतियों की बात की।
साफ क्रांति होनी चाहिए, तभी समतामूलक समाज बनता है। उसमें रंग भेद के साथ साथ नर नारी समता का भी समाज। नर नारी समता में कितनी बड़ी विषमता है उसका उदाहरण आपका ये जो आज कार्यशाला चल रही है कि हम भ्रूण हत्या चटा रहे हैं कि लड़कियों को हम जिंदा नहीं रखें, ये विषमता की पराकाष्ठा।